तो चलिए आज हम लोग देखते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन का सिंपल एग्जांपल है हमारे पास लाइट, मतलब लाइट के हम लोग दोगलेपन के बारे में देखेंगे। यानी लाइट जो है हमारे पास एक पार्टिकल नेचर भी शो करता है और साथ ही साथ जो लाइट है हमारे पास एक वेव नेचर भी शो करता है। तो इन्हीं दोनों नेचर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है। इससे पहले ये डायरेक्ट टॉपिक वाइज जाने से पहले समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है ये चैप्टर। देखो हमारे पास रेडिएशन और मैटर दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों के हमें डुअल नेचर के बारे में समझना है। देखो यहाँ पे मैंने दो सिंबल्स बनाए हैं, ये है वेव का सिंबल और ये है पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में मोटा मोटी डिस्कस करेंगे। ओके, अब मान लो हमारे पास एक मेटल का सरफेस है। क्या है हमारे पास? मेटल का सरफेस है, ठीक है। अब मेटल के सरफेस के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स है, बाउंडेड है भाई। अब मेरे को क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें से, इस मेटल में से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो मेरे को कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ना। जैसे समझो कि आपके घर में एक छोटा भाई है या फिर छोटी बहन है, या फिर आप खुद एक छोटे भाई बहन में से हो। तो आपका बड़ा भाई को अगर आपसे कुछ काम करवाना पड़ता है तो आपसे क्या बोलता है कि भाई या फिर बहन मेरा ये काम कर दे, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो कि 150 रुपये देगा। मतलब 150 रुपये आपकी एक फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है। जब तक वो 150 रुपये आपको नहीं देने वाला तब तक आप उसको क्या करते हो, आप उसका काम नहीं करते हो। वैसे ही ये हमारा जो मेटल का पार्टिकल है या फिर मान लो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है, इसे जब तक कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक ये काम नहीं करेगा। आप बोलते हो ना अपने बड़े भाई से, बड़ी बहन से कि अगर तू 150 रुपये मेरे को नहीं देने वाला या फिर नहीं देने वाली तो मैं तेरा काम नहीं करने वाली, राइट। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं कि तू मेरे को अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देगा जितनी मेरे को चाहिए, तो उसके बाद मैं तेरा काम नहीं करूँगी। अगर तूने मुझसे उस एनर्जी से जितने मेरे को चाहिए, मतलब मान लो अगर आपके भाई ने आपको 149 रुपीज़ दे दिया, बट आपको कितना चाहिए था? 150। अगर आपने 150 में से उसके आपके भाई ने अगर 149 भी दिया तो भी आप उसका काम नहीं करोगे, आप इतने भयंकर ढीठ हो। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इतना बड़ा ढीठ है। जब तक तू मेरे को पूरा का पूरा 150 रुपये नहीं देगा तब तक मैं तेरा काम नहीं करने वाला। यही वाली सिचुएशन जहाँ पर भी आ रही है, ठीक। अगर मान लो आपका भाई या फिर आपकी बहन बहुत ज़्यादा दयालु है या फिर वो कमाता है, तो काम करवाने के लिए आपको 150 बोलेगा कि तेरे को 150 रुपये चाहिए चिंटू, तो बोला कि हाँ मेरे को 150 रुपये चाहिए। तो आप बोलोगे कि तू क्या 150 मांग रहा है, मैं तेरे को 500 देता हूँ। तो वो उसकी मर्जी है, वो चाहे तो ज़्यादा दे सकता है आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से, बट उससे 1 रुपये कम मैं तेरा काम नहीं करने वाला। ये वाला सिचुएशन यहाँ पर है। तो आई होप आपको ये जो पूरी कंडीशन है यहाँ पे होने क्या वाला है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आ गया होगा, ठीक। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को मेरे को क्या करना है, इस मेटल के सरफेस में से बाहर निकालना है। तो मेरे को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी मेरे को देनी है ना, इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं एमिशन। मतलब जब मैंने किसी मेटल सरफेस के ऊपर एनर्जी पास की या फिर एनर्जी दिया, तो उस मेटल सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन टक करके एजेक्ट हो गया, ठीक। और कितनी एनर्जी थी, कितनी मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट थी, वो हमारे पास वर्क फंक्शन के अंदर आता है। तो देखो वर्क फंक्शन का जो सिंबल होता है वो किसी किसी बुक्स में W0 से रिप्रेजेंट करवाते हैं और किसी किसी बुक के अंदर φ0 भी ले लेते हैं। तो एग्जाम के अंदर आप W0 याद आ रहा है W0 लिखो, φ0 याद आ रहा है φ0 लिखो, कोई वो सब आपके ऊपर है ये। बट ये है क्या, ये ज़रूरी बात है। तो देखो ये ऐसे डिफाइन करता है। आप अपनी बुक से चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो या फिर यहाँ पे जो मैं लिखने वाली हूँ वो भी सही होने वाला है। वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस को इतनी एनर्जी तो चाहिए so that electron can eject from it। मतलब इतनी तो कम से कम एनर्जी लगे या फिर इतनी तो कम से कम एनर्जी मेटल सरफेस को चाहिए ही चाहिए, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकल सके। मतलब इससे अगर 150 आपको 150 रुपये मिल गए अपने भाई बहनों के द्वारा, तो आप उसका काम कैसा भी आप कर दोगे इजीली। वही बात कहता है ये वर्क फंक्शन, ठीक है। अब इसका जो SI यूनिट होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन ये क्या होती है? हमने क्या किया, हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था, हमने एनर्जी दिया। एनर्जी यूजुअली किसके टर्म में लेते हैं? जूल, वोल्ट, किसी भी टर्म में हो सकती है, राइट। तो हम लोगों ने इसका यूनिट दे दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करने का सिंपल तरीका, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एनर्जी डाल रहे हैं, एनर्जी किस फॉर्म है? वोल्ट की फॉर्म में, सिंपल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका यूनिट है। अब मैंने कुछ टाइम पहले एक टर्म यूज़ किया था एमिशन। एमिशन क्या होता है इसका भी डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है, बट आपको बस जानने की ज़रूरत है। एमिशन की डेफिनेशन वो है ये कि देखो द फेनोमेना
ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऐसा फेनोमेना, कहाँ से भाई, तो फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल का सरफेस, इसे बोलते हैं हम लोग एमिशन, या फिर कह लो इलेक्ट्रॉन का एमिशन। मतलब हम लोग क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे हैं, फोटोन तो एमिट करवा नहीं रहे, हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एमिशन। तो एमिशन को आप लोग इलेक्ट्रॉन का एमिशन के टाइटल, आई मीन जो हेडिंग है उसके अंदर भी पढ़ सकते हो, द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, अब ये जो एमिशन है इसके हमारे पास मोस्टली 3 पार्ट्स आते हैं, 3 टाइप्स आते हैं, जिसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। वो कौन सा है, वो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इफेक्ट नहीं, इफेक्ट बाद में पढ़ेंगे। अब देखो जो बाकी के जो बच्चे 2 पार्ट्स हैं, जिनमें से जो 3 पार्ट्स हैं जिसमें से सिर्फ एक पढ़ने वाले हैं, लेकिन बाकी के जो 2 पार्ट है उससे बस जानने की ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। पहला आता है फील्ड एमिशन। अब देखो फील्ड एमिशन के अंदर क्या कहता है, समझ लो, बस समझो या फिर सुन लो, क्या पता ऑप्शन में अगर फील्ड एमिशन दिख गया तो आप ये ना हो जाए आपकी सिचुएशन कि अरे ये क्या, ये तो पढ़ा ही नहीं था कभी। तो देखो फील्ड एमिशन क्या कहता है कि आपको क्या करना है, बेसिकली क्या करना है, आपको मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। आप कैसे भी निकालो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इन्होंने 4 मेजर तरीके लिए, जिसमें से एक तो बिल्कुल भी आपके सिलेबस में नहीं है, 2 जानने के लिए आपके सिलेबस में है, और एक ऐसा है जो कि आपके सिलेबस में बहुत अच्छी तरीके से, जिसके बारे में डिटेल्ड लेक्चर होने वाला है। ठीक, अब देखो फील्ड एमिशन में क्या करने वाला, मेटल का सरफेस, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करेंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे, मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिफरेंट वेज है फील्ड का बस यूज़ करने वाले हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम लोगों ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा दिया। उस टाइप के एमिशन को क्या कहते हैं हम लोग, फील्ड एमिशन। ठीक, और दूसरा तरीका एक और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं थर्मो आयोनिक एमिशन। ठीक है, थर्मो आयोनिक एमिशन। देखो थर्मो वर्ड से हमें समझ में आ जाता है कि हमारे पास चर्चा होने वाली है थर्मल एनर्जी की, मतलब हीट, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू हीट। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमें मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकलवाना है तो हम लोग थर्मल एनर्जी का यूज़ करते हैं, मतलब हम उस मेटल को हीट करवा देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके बाहर निकल जाएगा। वो हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, थर्मो आयोनिक एमिशन के अंदर। ये दोनों समझ में आ गया। अब तीसरा वाला जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो ये कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, देखो फोटो का मतलब तो समझ में आ रहा है लाइट, मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड टू द लाइट है, लेकिन क्या है ये, इसका डेफिनेशन पहले लिख लो, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करते हैं, या फिर पहले एक्सप्लेन कर देते हैं उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं, क्योंकि पहले समझने में ज़्यादा मज़ा आता है, लिखते तो सबको ही है, लिखना तो आपकी बुक में भी है। ठीक है, मतलब लिखा हुआ तो आपकी बुक में भी है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये कह रहा है कि आपने यहाँ पर क्या किया, मेटल के सरफेस के ऊपर अभी हमने क्या किया, एनर्जी डाली। एनर्जी के मैंने 2 फॉर्म बताया, पहला है तो फील्ड से या फिर दूसरा थर्मल एनर्जी। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक होता है इसके अंदर हम लोग लाइट एनर्जी स्ट्राइक करवाते हैं, किसके ऊपर, मेटल के सरफेस के ऊपर। लेकिन कैसी भाई लाइट एनर्जी, क्या कोई भी एनर्जी किसी भी फॉर्म में या फिर कितनी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट एनर्जी क्या बोलते हैं उसे बॉम्बार्ड करवा सकते हैं, नहीं। हम लोगों को एक वर्क फंक्शन होता है, राइट, कि इतने तो मिनिमम होना चाहिए। तो मतलब ऐसी लाइट एनर्जी या फिर ऐसा लाइट जिसकी जो फ्रिक्वेंसी हो वो स्वीटेबल हो, मतलब इतना तो चाहिए, जितना चाहिए उतनी हो। ठीक है, ये नहीं ना कि ज़्यादा हो सकता है बट कम ना होना चाहिए। जैसे आपने किया था 149 रुपीज़ आप नहीं लेने वाले, आपको बस 150 रुपये चाहिए, मतलब 150 का 150 चाहिए। वैसे ही एक ऐसी लाइट जिसका जो फ्रिक्वेंसी हो वो स्वीटेबल हो, तभी जाकर क्या होगा, हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। अब लेट्स सी हमने लाइट मरवाई जो कि स्वीटेबल फ्रिक्वेंसी की थी, तो क्या हुआ, आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल गया। अब इसे आप अच्छे तरीके से रिफ्रेम करके लिख सकते हो ना अपनी लैंग्वेज में, नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, बुक पढ़ लो, वो भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे देख लो, देखो ये कहता है द फेनोमेना in which a light of, मैंने 2-3 बार ये टर्म यूज़ किया, सुइटेबल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मतलब इतनी तो एनर्जी चाहिए, कितनी फ्रिक्वेंसी, वर्क फंक्शन जितनी। ठीक है, सुइटेबल फ्रिक्वेंसी की, द फेनोमेना इन विच a light of suitable frequency is striked on the metal surface so that the electron ejects from the metal surface।
जिसको ये डेफिनेशन लिखना है वो लिख सकता है, जिसे नहीं लिखना है वो अपनी बुक को फॉलो करेगा। ओके, अपनी अपनी इच्छा है। अब ये जो एमिशन था, इसके लिए हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल, हमने नहीं, जिसने किया परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, ठीक है, उसे देख लेते हैं। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। हमने क्या किया, मैं पहले डायग्राम बना लेती हूँ, ठीक है। देखो डायग्राम क्या है, हमारे पास ये कुछ ऐसी चीज़ है। अभी बस डायग्राम को ड्रॉ करते जाओ, ठीक है। इसे थोड़ा सा, एक सेकेंड रुक जाइए, इसे थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं क्योंकि जगह कम दिख रहा। अब देखो हमारे पास ये कुछ ऐसी चीज़ है, ये लो, ठीक। इसके अंदर हमने दो फोटो सेंसिटिव कैसी प्लेट्स, फोटो सेंसिटिव प्लेट्स लगा दी। कैसी प्लेट्स, फोटो सेंसिटिव प्लेट्स लगा दी। इनका यूज़ क्या है वो बाद में बताएंगे। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, यूवी रेस को इस वाली जो प्लेट थी इसके ऊपर स्ट्राइक करवा दिया। ये कैसी प्लेट थी भाई, ये थी नेगेटिव वाली, ये कैसी थी, पॉजिटिव। और नेगेटिव वाले क्या होंगे, कैथोड, और पॉजिटिव वाला क्या होगा, एनोड, ठीक है। अब देखो और इसको मैंने कनेक्ट करवा दिया सर्किट से, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, फिर से और थोड़ा नीचे ले गए, यहाँ पे येलो बैटरी लगा दी, और यहाँ पर हमने एक एमीटर लगा दिया। ओके, एमीटर था छोटा वाला, माइक्रो, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने वाला। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, अब देखो ये जो डेफिनेशन है उसे पढ़ना और इस डायग्राम को देखना, बहुत अच्छे से ये डायग्राम आपके दिमाग में छप जाने वाला है, और साथ ही साथ ये डेफिनेशन भी। देखो हमने बोला द फेनोमेना इन विच अ लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, इसे लो, ये थी हमारे पास यूवी रेस, ठीक है। तो एक ऐसा फेनोमेना जिसके अंदर हमने एक लाइट ली है जिसकी फ्रीक्वेंसी स्वीटेबल है, मतलब जितनी हमें चाहिए थी उतनी स्वीटेबल फ्रीक्वेंसी की है, उसको हमने स्ट्राइक करवा दिया एक मेटल के सरफेस के ऊपर, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अंदर से इजेक्ट हो गए। और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर किधर की तरफ जा रहे हैं भाई, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, ये मतलब ये पॉजिटिव की तरफ भागेगा। पॉजिटिव इसके सामने क्या पड़ रहा है, एनोड पड़ रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस कैथोड की प्लेट से निकलते हुए पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव की जो कैथोड है, नेगेटिव जो कैथोड की प्लेट है, यहाँ से निकल कर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। हमने क्या करवा दिया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवा दिया। हमें क्या करवाना था भाई, हमें मेटल की प्लेट में से, मेटल के जो सरफेस है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकलना था। कैसे निकलवाना था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करके, मतलब फोटोन्स का यूज़ करके, मतलब जो फोटोन्स नहीं, जो लाइट है उसका यूज़ करके हमने कर दिया। यही था इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। और ये जो था ना, ये एक वैक्यूम था, ठीक है, ये वैक्यूम था, इसके अंदर और भी कुछ इवॉल्व ना हो या फिर और भी कुछ चीज़ें ना आए, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से वर्क फंक्शन क्या होता है, एमिशन के दो टाइप्स, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि एमिशन क्या होता है। एमिशन वो होता है कि मेटल के सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। कैसे निकल सकता है भाई, दो तरीकों से, फील्ड एमिशन और थर्मोआयनिक एमिशन, और तीसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। बट जब भी अगर ये इलेक्ट्रॉन ये मेटल्स के सरफेस को छोड़ के बाहर निकलेगा तो इससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, वर्क फंक्शन होगा। वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द मेटल सरफेस सो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट फ्रॉम इट। इसे इतनी एनर्जी तो चाहिए, इसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर क्या पढ़ा हमने कि एक ऐसा फेनोमेना है जिसके अंदर जो लाइट होती है उसके पास सुइटेबल फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके कारण क्या करता है, जैसे मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से कट करके निकल जाएगा। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आगे अब थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद और पढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास जो फोटो करंट है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मेजरली 3 फैक्टर है। पहला इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फिर है हमारे पास एनोड का पोटेंशियल, और फिर आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। कैसे कर करके जो फोटोस क्या बोलते हैं जो फोटो करंट है वो इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की अगर बात करें तो जैसे जैसे ये इंटेंसिटी का आई लिखा है, ठीक है, करंट किसी गलती से भी कोई करंट मत समझ लेना, ठीक है, दोनों को मिक्सअप मत कर देना। हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, इंटेंसिटी जो लाइट की थी उसे बढ़ाया। इंटेंसिटी समझ रहे हो ना, मतलब सिंपल समझो, हमारे पास एक छोटी सी लाइट है, वो कितना ग्लो कर रही है, और उसके कंपेरिजन में बड़ी सी लाइट है वो कितना ज़्यादा ग्लो कर रही है। इसमें यहाँ पर मैं वॉट का जो जिक्र है वो नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को उसमें भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो वो समझ नहीं पाएंगे कितना वॉट, कब कम कब ज़्यादा। तो सिंपल समझो, एक लाइट के अंदर से एक रूम पूरा उजाला से भर जा रहा है, और एक ऐसी लाइट है जिससे बस हाफ ऑफ द रूम ही भर रहा है, मतलब भर तो रहा है बट होता है ना कि पूरे एंड पूरे के पूरे कोनों तक जो लाइट है उतनी अच्छे से नहीं जा रही है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी समझ में आ रहा है, एक लाइट जो ए है मान लो,
जिसने पूरे के पूरे रूम को एक प्रकाशित कर दिया, मतलब पूरे के पूरे रूम को पूरा ग्लो अप कर दिया, उसको मान लो लाइट ए है, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि उसके कंपैरिजन में जो लाइट बी है उसने सिर्फ और सिर्फ आधे रूम तक को अच्छी खासी रोशनी दी है, और बाकी का जो आधा वाला रूम है उसके अंदर उतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट नहीं जा पाई है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहा होगा। ओके, तो हमने क्या किया, एक लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया। जैसे ही हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, हमने ये देखा कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स है ना उस लाइट के ऊपर, वो क्या हो गए, वो बढ़ गए। सिंपल समझो कि मान लो हमारे पास हमने ये लिया, जहाँ पर हमारे पास पहले थी पाँच फोटोन्स, ठीक है, जिन सब की जो एनर्जी थी वो क्या थी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ओके, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 5 फोटोन्स थे। हमने क्या किया, इसी के ऊपर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसकी हमने क्या की, इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे पहले 5 थे तो अब यहाँ पर 8 आ गए, मान लो, सपोज करो, ठीक है। अब कितने आ गए, 4 3 7 1 8, ठीक है। अब कितने पास आ गए, 8। लेकिन जहाँ पर एक पॉइंट नोट करो, यहाँ पे जितने भी 7 या फिर 8 जो भी बने ना, ये सबकी जो एनर्जी है वो अभी भी सेम है, ये अभी भी 5 ही है। एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, जो नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे भी 5 थे वो अभी जाके यहाँ पे 8 हो गए हैं या फिर 9 हो गए, जैसा होगा उसके एक्सपेरिमेंटल डेटा तो मेरे पास है नहीं, फिर भी बस अज्यूम करो कि यही हो रहा है जब मैं बोल रही हूँ ये कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एक फॉर्मूला है जो आपके बोर्ड्स में नहीं आता, तो पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, वो है हमारे पास एनोड का पोटेंशियल। यहाँ पर आपको 2 टर्म्स दिख रहे होंगे, पहला है सैचुरेशन करंट, फिर आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये क्या है, इसको समझना थोड़ा ध्यान से। देखो, सैचुरेशन करंट जाने से पहले हम ये समझ लें कि अगर हमने क्या किया, जो हमारे पास पॉजिटिव, पिछला वाला पेज आपका जो भी पेज था उसके ऊपर जो डायग्राम हमने बनाया था उसको देखो, हमारे पास जो एनोड का पोटेंशियल था उसके अंदर अगर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा दिया, एनोड जो था उसके ऊपर अगर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाया, तो हम लोग ये देखेंगे जो करंट है वो फ्लो करना ज़्यादा हो रहा है। हमने क्या किया, पॉजिटिव पोटेंशियल जो एनोड के पास था उसे बढ़ाया, तो हमने ये देखा कि करंट भी ज़्यादा फ्लो कर रहा है। इसकी वजह से हमने क्या देखा कि जो करंट जो फ्लो किया वो पूरे ऐसा नहीं था कि लीनियर ग्राफ नहीं बना रहा था। यहाँ पर देखो, हमारे पास एनोड पोटेंशियल के अंदर जैसे जैसे हमने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया एनोड के ऊपर, तो हमने ये देखा कि करंट इंक्रीज़ कर रहा है, पर करंट लीनियरली इंक्रीज़ नहीं करेगा। करंट लीनियरली इंक्रीज़ नहीं करेगा, करंट जो है वो एक ही पॉइंट तक जाएगा, एक सर्टेन पॉइंट तक इंक्रीज़ करेगा, फिर वहाँ पर जाकर ये क्या होने लगेगा, सैचुरेट होने लगेगा। मतलब भैया इसके पास एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसे वो अटेन करने के बाद अब ये स्मूथ जाएगा, मतलब सीधा सीधा जाएगा। बोले कि भैया अब मुझसे ना हो पाएगा। मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल को अगर एनोड के ऊपर अगर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो हम लोग ये नोटिस करेंगे कि करंट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, बट मैक्सिमम वैल्यू तक ही इंक्रीज़ करेगा। अगर उसने अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लिया, इसके बाद ये आके सैचुरेट हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा कर्व देगा, ठीक है। इस टाइप की करंट को ही हम लोग कहते हैं सैचुरेशन करंट। मतलब एक ऐसी करंट जो अपने फिक्स वैल्यूज़ को या फिर अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने के बाद उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती, मतलब जो कर्व है वो लीनियर नहीं आता। एक बात ध्यान रखो, ये जो है इसका कर्व है, इसे इसका कर्व ना समझ लो, इसका कर्व जो है उसे बना देते हैं, वैसे तो समझ में आ ही रहा होगा। सिंस इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इधर हमारे पास इंटेंसिटी है, इधर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स है, तो ये एक लीनियर कर्व होने वाला है। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे यही बढ़ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर समझ में आया। इसका जो कर्व है इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे यहाँ पे बना देती हूँ ध्यान से, ठीक है। मैंने इधर एरो करके लिख दिया कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये किसका कर्व है और ये किसका कर्व है या फिर इसका ग्राफ है। देखो ये हमारे पास आई, यहाँ पर हमने क्या किया, करंट बढ़ाया 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 बढ़ाया, एक पॉइंट के बाद करंट नहीं बढ़ रहा, अब एकदम स्मूथ जा रहा है। इसको कहते हैं हम लोग सैचुरेशन करंट। क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। ये क्या है, हमारे पास एनोड है। सैचुरेशन करंट क्या होता है, जब भी हम लोग करंट को बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पे जाकर ये स्मूथ जाने लगता है, एकदम सिंपल सा फ्लैट सा जाने लगता है। समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इतना समझ में आया तो इसकी जो असली डेफिनेशन है वो अपने बुक से लिख लो, क्योंकि
मुझे नहीं लगता इसकी डेफिनेशन लिखवाने की भी कोई ज़रूरत है, क्योंकि समझना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू। और लिखना तो भाई आपको जो बुक में लिखा है वहीं एज इट इज़ लिखोगे तभी मार्क्स मिलने वाले हैं, तो बेटर होगा कि आप लिख लो। हो गया होगा। अब देखते हैं कि हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या कहता है। हमने यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे एनोड के ऊपर क्या किया था, पॉजिटिव पोटेंशियल की मात्रा को बढ़ाया था, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल में हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे। एनोड के ऊपर हमने क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाया, तो हमने ये देखा कि जो करंट है वो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा था, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने से करंट इंक्रीज कर रहा था और एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा था, राइट। यहाँ पर हमने क्या देखा कि नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर, एनोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने से एनोड जो करंट है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होते होते एक ऐसी पॉइंट पे आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो हमारा जो करंट है ना वो 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमने करंट बढ़ाया, कहाँ पर, सॉरी, हमने क्या किया, एनोड पोटेंशियल के ऊपर पॉजिटिव जो पोटेंशियल था उसे इंक्रीज किया, तो हमारा करंट इंक्रीज करा था एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे जाकर मैक्सिमम हो जा रहा था, फिर वो सैचुरेटेड हो जा रहा था, राइट। यहाँ पर हमने ये देखा कि हमने एनोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, तो हमने ये पाया कि जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है, और तब तक डिक्रीज होगा जब तक हमारा जो करंट है उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। और ये कब होगी, तब होगी जब हमारे पास जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव में नहीं जाता। जैसे ही हमारा जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव में जाएगा, तो हमने ये देखा कि जो करंट है वो 0 हो जाएगी। इसी पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब एक ऐसा पोटेंशियल जहाँ पर जाने के बाद जो हमारा करंट है वो अपनी 0 वैल्यू को अटेंड कर लेता है। द पोटेंशियल एट विच द करंट अटेंड्स, और से द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द करंट अटेंड्स इज 0 वैल्यू, इसे कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इससे आगे उसे करंट को ये जाने नहीं दे रहा, बोलते कि तुम्हारी लिमिट यहीं पर है, इससे तुम ऊपर जा सकते हो, इससे नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने 0 वैल्यू अटेंड कर ली है, राइट। इसकी भी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो लिख लो बुक में से, या फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। द नेगेटिव पोटेंशियल value of potential difference of our potential, या फिर लिख दो the negative value of potential at which current, ये क्या है, current is 0। मतलब जो पोटेंशियल है उसकी एक ऐसी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, जिसके बाद आने के बाद हमारा जो करंट है वो 0 हो जा रहा है। इसे हम लोग डिनोट करते हैं V0 से, ठीक है। और इसका भी कर्व देखेंगे अभी। यहाँ पर देखो, इसका कर्व ये कहते हैं कि हमारे पास क्या था, ये था, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या बनाया, हमारा पास यहाँ पर था सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब ये जो सैचुरेशन करंट है ये कब आएगा, जब हमारे पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मान लो यहाँ पर हमारे पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसे हमें 0 करना है, तो हमने क्या देखा, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो मतलब नेगेटिव तो भाई इधर कहीं होगा ना, इधर। तो मतलब ये है हमारे पास -V0, या फिर कह लो V0, जो कि नेगेटिव की डायरेक्शन में है। समझ में आ गया। ये कर्व देख लो, यहाँ पे सैचुरेशन करंट आती है और यहाँ पर आया हमारे पास क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो आई होप आपको ये सारा चीज़ क्लियर होगा। एक आखिरी टॉपिक बचा है फ्रीक्वेंसी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तो पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। देखते हैं हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। हमने अभी तक देखा नेगेटिव पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव कब हुआ, पॉजिटिव कब हुआ, नेगेटिव होने से क्या हुआ, पॉजिटिव होने से क्या हुआ, और हमने देखा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का प्रभाव, ठीक है। अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से क्या होता है। देखो, फ्रीक्वेंसी को हमने अगर बढ़ाया ना, फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये होता है, इसे बोलते हैं म्यू। फ्रीक्वेंसी को अगर हमने बढ़ाया तो हमने ये पाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी जो है वो बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ी। पर ये ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स जो थे ना वो सेम रहने वाले हैं, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से क्या हो रहा था, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे थे, ठीक है, बट क्या हो रहा था, हमारे पास जो एनर्जी थी वो सेम हो रही थी। यहीं पर अब देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे ये भी घटेगा, बट नंबर ऑफ फोटोन्स सेम होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो केसेस आएंगे,
वो दोनों को हमें अच्छे से समझना है। मैंने लिखा है I3 इज़ ग्रेटर देन I2 उसको, और I2 इज़ ग्रेटर देन I1, मतलब हमने यहाँ पे क्या ली है, 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ली है, सॉरी 3 डिफरेंट हमने इंटेंसिटीज ली है, ठीक है। I इज़ द इंटेंसिटी, और यहाँ पर मैंने लिखा है μ3 μ2 μ1, मतलब हमने यहाँ पर क्या लिया है, 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ली है, ठीक। सबको समझ में आ रहा होगा। I का मतलब क्या है, इंटेंसिटी, और म्यू का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो, हमने अगर फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को अगर चेंज किया तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी चेंज हुई हमारे पास एक ये कर्व आया। इस कर्व, ये जो कर्व है, ये दोनों कर्व जो बनने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जब फ्रीक्वेंसी को आई मीन जो हमने इंटेंसिटी को जब चेंज किया तो हमने ये देखा कि हमारे पास कर्व ऐसे आ रहा है। कैसे आ रहा है, ऐसा, कैसा, ऐसा। ये किसका था, I3 का, ये I2 का, और ये I1 का। मतलब एक चीज़ आप लोग अगर गौर करो तो ये कौन सा पोर्शन था, ये था हमारे पास सैचुरेशन करंट का, और ये कौन सा पोर्शन था, ये था हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का। मतलब अगर हमने इंटेंसिटी को चेंज किया तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन जो करंट था वो कैसा आया, डिफरेंट आया। सैचुरेशन करंट कैसा आया, डिफरेंट आया। पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था, ये जो V0 है नेगेटिव की तरफ, ये हमने देखा कि ये सेम आया। मतलब जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी को डिफरेंट किया हमने ये देखा कि हमारे पास सैचुरेशन करंट की वैल्यू डिफरेंट आई है, बट हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या आया है, सेम आया है। और वहीं हमारे पास ये दूसरा कर्व है, दूसरा ग्राफ है। अब किसी बच्चे ने नोट आई मीन जो है वो गेस कर लिया होगा, बट जिसने नहीं किया कोई बात नहीं। देखो, हमने पहले में क्या किया था, हमने इंटेंसिटी को चेंज किया था तो हमने क्या मिला था, पोटेंशियल जो मिला था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो सेम मिला था। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसकी वैल्यू डिफरेंट आने वाली है। डैश 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 लगा दिया, या फिर आप कह लो 1 2 3 के लिए, ठीक है। सिंपल सिंपल समझो, अगर हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो हमारे पास जो सैचुरेशन करंट है वो क्या आया, सेम आया, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तीनों क्या है, डिफरेंट आए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे या फिर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होने वाली है। दो केसेस, पहले केस के अंदर हमने ये देखा कि इंटेंसिटी को बढ़ाया या फिर इंटेंसिटी को अगर हमने बदला तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया था, बट सैचुरेशन करंट डिफरेंट आया था। वही अगर हमने जो फ्रीक्वेंसी है उसे चेंज किया, उसे अलग अलग रखा, तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट आए और सैचुरेशन करंट सेम आया। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए।